लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस सर्वे में 41,762 लोगों से बात की गई। 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच सर्वे लोकसभा की सभी 543 सीटों पर किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। एबीपी न्यूज सी वोटर ने ये सर्वे किया है और देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग राज्यों की था लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो आंकड़ा है 188 सीटों का आकलन हमने किया है। इसमें 115 एनडीए के खाते में जा रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 72 और एक बाकी दलों के खाते में। आज हम इस वक्त बात करने वाले हैं पंजाब की। मौसम भी यहाँ पर बहुत सुहाना हो गया है। वो गुलाबी ठंड का एहसास एक बार फिर होता दिख रहा है और याद आ रही है मक्के की रोटी और सरसों के साग की भी। और यहाँ पर हमारे सारे मेहमान गरम गरम समोसे भी खा रहे हैं और ये देखिए विडंबना भी है किसी एंकर की। अब मैं खड़े होकर यहाँ समोसे तो खा नहीं सकता, खा भी सकता हूँ तो ढंग से बोल नहीं पाऊँगा। तो लुत्फ ले रहे हैं हमारे मेहमान और मुझे यहाँ पर खालिस जुबानी जमा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन हम कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे और पंजाब की तासीर थोड़ी अलग रहती है। पिछली दफा भी 2019 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की थी, 303 का आंकड़ा अपने दम पर बीजेपी ने छू लिया था, तब पंजाब की 13 सीटों में बीजेपी के पल्ले हाथ 2 ही लगी थी। 2 उनके सहयोगी शिरोमणि अकाली दल तब तक सहयोगी थे, 2020 में छिटक गए किसान आंदोलन के चलते, किसान कानूनों के चलते। लेकिन फिर सुगबुगाहट है कि गठबंधन में फिर से आ जाएंगे। और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर ही सिमट गई थी। 2014 में आम आदमी पार्टी के हाथ 4 सीटें लगी थी, लेकिन 2022 में झाड़ू ने झाड़ू लगा दी थी सब पर। 117 जो सीटें हैं विधानसभा की, 92 सीटें वो जीते थे। 18 कांग्रेस के हाथ आई थी और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल, तो ऐसा आंकड़ा था, उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। तो बात पर आते हैं। 13 जो ये सीटें हैं, ये सीटें क्या कह रही हैं? और पंजाब को दरअसल हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है माझा, रावी और व्यास के बीच का इलाका। 4 जिले हैं यहाँ पर, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट। 3 लोकसभा आती है। उसके बाद है दोआबा का इलाका, ब्यास और सतलुज के बीच का इलाका। यहाँ 2 सीटें दोनों ही आरक्षित हैं, होशियारपुर और जालंधर। और सबसे ज्यादा सीटों वाला इलाका है मालवा, दक्षिणी पंजाब। यहाँ पर 8 सीटें आती हैं। किसके हाथ कितनी सीट आ रही हैं? तो अब यह आंकड़ा आपके सामने। 16% वोट बीजेपी को मिल रही है, 30% कांग्रेस पार्टी के खाते में, 27% आम आदमी पार्टी। तो वोट प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस अव्वल नंबर पार्टी बनती दिख रही है। रिटर्न टू द ग्लोरियस डेज है क्या, या जल्दबाजी है? शिरोमणि अकाली दल 17% और अन्य के खाते में 10%। अब यहां पर भी थोड़ी डिटेलिंग करनी जरूरी हो जाती है। बीजेपी के खाते में अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लगभग 6% का इजाफा है वोट बैंक में। जबकि कांग्रेस यहां पर 10% ऊपर जाती दिख रही है 2019 के हिसाब से। आम आदमी पार्टी 20% ऊपर और शिरोमणि अकाली दल 10% डाउन है। अब मेहमानों का परिचय मैं करा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हैं। सभी वरिष्ठ हैं, तो ये अब वरिष्ठ उसको छोड़ देता हूं। प्रदीप सिंह हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका अखबार नाम का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। दिबांग, इन्हें मैं दबंग दिबांग कहता हूं। विनोद शर्मा
हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर तो हैं ही, पर पंजाब से ताल्लुक भी रखते हैं, तो पंजाब की नब्ज तासीर समझते हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी झाड़ू इस बार चला रही है कि नहीं। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा और शिरोमणि अकाली दल के सीनियर स्पोक्स पर्सन हरजीत सिंह भुल्लर भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। तो पहले आपसे शुरू करता हूं संजय, जो ये आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, कांग्रेस वोट शेयर के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। आम आदमी पार्टी 27, बीजेपी 16 पर है और शिरोमणि अकाली दल जो 20 से नीचे अमूमन नहीं जाती थी वो 17 को छूते हुए दिखाई दे। संदीप, मुझे लगता है आपके आंकड़ों को देख करके तो खलबली मच जाएगी और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल दौड़ करके एक दूसरे गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। तत्काल गठबंधन होने वाला है। गठबंधन हुआ नहीं है लेकिन हो सकने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि इतना फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। कांग्रेस के पास 30%, उससे थोड़ा कम आम आदमी पार्टी और 16 और 10 इस तरह के जो कुछ हमारे कार्यक्रम को लगता है बीजेपी वाले बहुत गंभीरता से लेते हैं। चिराग पासवान को लेकर हम लगातार चर्चाएं कर रहे थे। आज की बड़ी खबर ये आ गई कि 5 सीटें दे दी गई हैं चिराग पासवान को। चचा पशुपति पारस को तो खुदे लाइन लगा दिया है, अगर मैं पंजाबी शब्द का भी इस्तेमाल करूं। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर आप देखें 16 और 17% है अकाली दल और बीजेपी के पास, अगर दोनों का गठबंधन हो जाए तो एक बड़ी फोर्स हो जाएगी। और तब ये ट्रायंगुलर नहीं, एक तरह से बाइपोलर, फिर भी ट्रायंगुलर होगा लेकिन उसमें बहुत बड़ी बढ़त ले सकते हैं। लेकिन इस जो अभी आंकड़े हैं, जो अभी का अनुमान है, इसके हिसाब से काफ़ी फ्रैक्चर्ड है। मुझे लगता है 5-6 सीटों का अनुमान कांग्रेस के लिए लगाया जा सकता है इन आंकड़ों के आधार पर। अगर हम आम आदमी की पार्टी की बात करें, लगभग उतनी सीटें वो भी जीत सकते हैं, 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है। 1 सीट जीती थी आम आदमी पार्टी। हाँ, लेकिन इस वोट प्रतिशत के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो 5-6 सीटें जीतने की स्थिति में है। और लगी और प्रियंका और अकेले अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल लड़ेंगे तो शायद 1-1 सीटों की गुंजाइश बचती है उनके लिए। आधा समोसा ही मिला, सीटें भी आधी ही मिल रही हैं क्या? आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? अब देखिए, मैं ये जोड़ना ये चाहता था कि अगर इस सर्वेक्षण को देखकर उधर अलायंस होगा तो इस सर्वेक्षण को देख के इधर भी अलायंस हो सकता है। हाँ। अब आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठजोड़ हो जाए, तब उनका वोट प्रतिशत कितना होगा? या इसका रिवर्स लॉजिक भी अप्लाई हो सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ हो जाते हैं तो ज्यादा स्पेस मिल जाती है शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को। देखिए, हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, ठीक बात है आपकी, लेकिन मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स अगर बहुत ताकतवर हो तो फिर केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बखान किया जाता है। मैं इतना उसका समर्थक नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाते हैं तो इस आंकड़े के मुताबिक पंजाब में किसी और दूसरी राजनीतिक 57% हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मतलब इसके लिए कह रहा हूं, लेकिन अभी ऐसा हम लोगों को नहीं मानते हैं। लेकिन इससे ये लगता है कि अभी भी अकाली दल बुरी हालत में है, उसका ग्राफ अभी ऊपर नहीं उठा है और अकाली दल से गठजोड़ किए बिना भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन फिर से वो कभी चलता है कभी रुकता है, कल से फिर शुरू होने वाला है। जी, उसको नजरअंदाज कर पाएगी क्या शिरोमणि अकाली दल? यही कारण है, शिरोमणि अकाली दल के सामने दो उलझन है। एक तो किसान आंदोलन जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ा था, और दूसरा वो ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में गठजोड़ होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है। अदिति टंडन एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये आंकड़ा क्या कह रहा है? प्रियंका, माइक उठा लीजिएगा। सभी को झाड़ू उठा लेते हैं, माइक उठाना भूल जाते हैं। ठीक है, भगवान की कृपा रही तो इस सर्वे पे भी झाड़ू लगेगा और 13 की 13 हमारी आएंगी। आपने वो देखा कि मैंने यहाँ आधा समोसा देखा, आपने नहीं देखा? विनोद जी ने मुझे अपना आधा समोसा दे दिया तो पूरा हो गया, वैसे ही सर्वे में होगा। तो वो कांग्रेस ने दे दिया आपको? नहीं, हम विनोद जी कांग्रेस के नहीं है, वो अलग बात है। मैं वैसे तुलना कर रहा हूँ, बता रही हूँ, समोसा पूरा था। तो अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखिए, हमारी तो 1 सीट है, आप जो भी दिखाएं पॉजिटिव है, बट आई अश्योर यू कि हमारी पूरी 13 हम जीतने वाले हैं। बीजेपी का तो मुझे लगता है पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। गुरदासपुर में उन्होंने सनी देओल को अपॉइंट किया, जो एक बार भी नहीं गए, और उन्होंने अपनी तरफ से किसी और को अपॉइंट कर दिया कि ये काम करेंगे। ये ऐसा हुआ था और मिसिंग के पोस्टर लगे थे। तो भाजपा से नाराजगी वहाँ क्षेत्र में भी है, किसानों की भी है, क्योंकि उन्होंने पर नाराजगी कुछ आम आदमी पार्टी को लेकर भी है। 2022 के जो चुनाव थे,
42% आपका वोट बैंक था, 15% उसमें डिप है। मैंने अभी 2019 का ही आंकड़ा बताया था। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी एक सीट है लोकसभा में पंजाब से, और आपका आंकड़ा दिखा रहा है 7 सीटें आ रही हैं। और मैं आपको 7? हमने कुछ नहीं कहा अभी तक। 6 से 7 तो कहा आपने, बार बार कहा। कहा आपने, कह देंगे, नहीं कहा तो अरे हमने कहा, आप सुनने भी लगे। नहीं तो आपने 27% वोट शेयर कितने में टर्न हुआ ये बताइए फिर। और साथ में मैं आपको निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि 13 की 13 आएंगी, और ये भाजपा 0 रहेगी। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। गढ़वाल से उनके मीडिया सेल के हेड अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ने वाले हैं, और नागपुर से इस पर भी कयासों का बाजार गर्म था। नितिन गडकरी उम्मीदवार होने वाले हैं, और बीजेपी को सबसे क्लोजली ट्रैक करते हैं प्रदीप जी। बीजेपी की दूसरी सूची, ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरे और कुछ नए भी। अनिल बलूनी पहले चुनाव नहीं लड़े, अनिल बलूनी को मैदान में उतारा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस लिस्ट को? माइक उठाइएगा। इस बार बीजेपी ने उनके जो राज्यसभा के सदस्य थे, जिनको भी एक बार मतलब दूसरी या तीसरी बार जो है नहीं देने का फैसला किया, उसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे कहा कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए। तो अनिल बलूनी भी उसमें एक बार राज्यसभा रह लिए। अब कहा गया कि आपको अगर संसद में आना है, तो बचा भी लिया। अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं ये सबसे कद्दावर नेताओं में से नहीं, मंत्रियों में से। हाँ, लेकिन ये अपने जो है जो डोमेन एक्सपर्टीज है उसके कारण आए। हाँ। ये पॉलिटिकल इनका कोई वेट है उसकी वजह से नहीं आए। इनको इनका इस्तेमाल है, इनकी जरूरत है, इसलिए आए। बसवराज बोम्मई को भी टिकट दे दिया गया है, कर्नाटक से उनको उम्मीदवार बना दिया गया। हाँ, तो बीजेपी जो है इसके साथ साथ स्टेट्स में लीडरशिप का चेंज, पीढ़ी परिवर्तन भी कर रही है। जो सीनियर लीडर्स हैं उनको लोकसभा में मतलब स्टेट की पॉलिटिक्स से निकाला और अभी मुझे एक और जानकारी मिल रही है, मैंने पीयूष गोयल का नाम लिया, उनको नॉर्थ मुंबई से उम्मीदवार बना दिया गया। हाँ, वो लड़ना भी चाहते थे, वैसे हाँ। भी उनको 3 बार जो है राज्यसभा मिल चुकी है। हाँ। तो इसलिए मिलने की उम्मीद नहीं थी, और वो यूपी या हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत को उतारा गया है। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। बहुत सारे मुख्यमंत्री, अब देखिए करनाल से मनोहर लाल खट्टर को उतारा गया, जिसने उत्तराखंड में नैया डुबोई बीजेपी की, उसको आप लोकसभा में भेज रहे हैं। इसी क्रम में मैं मनोहर लाल खट्टर का नाम भी जोड़ दूं कि एक वो नाराजगी थी। अब बीजेपी जो भी पोस्चरिंग करे, नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए ही तो उनको हटाया गया। देखिए, सरकार से नाराजगी थी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का व्यक्तिगत रूप से जो है उनकी इमेज खराब नहीं थी। हाँ। कि उनकी इमेज खराब। सरकार के मुखिया कौन थे? मुखिया वही थे। हाँ। ऐसा है कि सरकार जो है वो उन्हीं की लीडरशिप में चल रही थी। हाँ। लेकिन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इसीलिए हटा दिया गया। हाँ। अगर सब अच्छा होता तो हटाए क्यों जाते? हाँ। हटाए इसलिए गया कि वो सरकार जिस तरह से पार्टी चाहती थी पर नहीं चला पाई। लोकसभा के मैदान में भी उतार दिया गया। इसलिए कि उनको जो उनकी उपयोगिता है ऐसा पार्टी का मानना है, और उनको लगता है कि जिस तरह से पिछली बार जीते थे इस बार भी जीत सकते हैं, सबकी सब जीतेंगे। नहीं जीतेंगे तो रिजल्ट बताएगा। मैसूर से एक और खबर आ रही है, विनोद आपकी टिप्पणी चाहूंगा। प्रताप सिम्हा का टिकट काट दिया गया है। बहुत अच्छा किया है, क्योंकि प्रताप सिम्हा उतने ही 4 चांद लगा रहे थे जितने की प्रज्ञा ठाकुर लगा रही थी, या जो पहलवानों के नेता थे जो बिना पहलवान हुए खुद वो लगा रहे थे। तो अभी उनके नाम का हमें मालूम नहीं है। पता नहीं है। हाँ। लेकिन उनके नाम पे अजय मिश्रा टेनी को तो दे दिया गया टिकट। प्रश्न चिन्ह है उनके नाम पर। लेकिन कितनी मजबूती उत्तर प्रदेश में भाई जी। परवेश वर्मा का टिकट काटना, रमेश बिदूड़ी का। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने में सही से लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपवाद नहीं चाहती है, क्योंकि बृजभूषण शरण इनके मुकाबले में ज़्यादा वेटी लीडर हैं उत्तर प्रदेश के। तो मैं इंतज़ार करूंगा बृजभूषण शरण तक। लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन देने को बहुत कुछ है और लड़वाने को बहुत कुछ है, और अनुपात में विपक्ष जो है कम से कम उत्तर प्रदेश में लाइट वेट नज़र आता है और दिक्कत वाली बात नज़र आती है। लेकिन चर्चा आप पंजाब से शुरू कर रहे थे। पंजाब पर आते हैं ना। हाँ, तो पंजाब पे देखिए, बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अकाली दल एंड बीजेपी
उनकी वो हालत है that when you are together you want to run away from each other and when you are separated apart you want to join up. रीज़न ये है कि पंजाब की ज़मीन पर अकाली दल और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से मुतमईन नहीं है, वो अलायंस नहीं चाहते हैं, लीडरशिप चाहती है। उसी तरह से पंजाब में जो ज़मीन पे वर्कर्स है वो वहाँ के लोकल नेतृत्व जो है वो अलायंस नहीं चाहता है। मैं इसमें भगवंत मान इंडिया और एनडीए दोनों की कहानी एक जैसी है। लेकिन आपने सही बताया कि अगर इकट्ठे हो जाएंगे दोनों, अगर इनका वोट परसेंटेज मिल जाएंगे तो 57 हो जाता है। लेकिन उस दौरान क्या होगा कि इनको सीटें बांटनी पड़ेंगी और बंटने के बाद बहुत से पलायन कम से कम कांग्रेस से होने की संभावना है। योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है दिल्ली में, हंसराज हंस की टिकट काट दी गई है। प्रियंका, इससे तो बहुत क्लियर है ना कि अकाउंटेबिलिटी टू पीपल है ही नहीं। भाजपा बार बार नए चेहरे ले आती है क्योंकि उनके पुराने चेहरे अगर काम किए होते तो जनता के बीच में जाके दोबारा वोट मांगते, नहीं किए काम, इसलिए वो इनकी ये टैक्टिक रहती है कि हमेशा ये नए चेहरे ले आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, मैं विनोद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे वॉलंटियर्स पंजाब में ना आम आदमी पार्टी के ना कांग्रेस के, वो नहीं चाहते थे कि अलायंस हो और हमने उनकी विशेष को रिस्पेक्ट किया है। तो वो केमिस्ट्री बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी। देखिए, एक केमिस्ट्री मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, भाजपा की 0, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाजपा की 0, भाजपा की हमारे 0। आकलन का भी इंतजार कर नहीं, इसका भी नहीं और करूंगी। जो अभय इशारा कर रहे थे कि क्या गठबंधन हो सकता है 30 जमा 27 तो 57 तो सुपड़ा साफ। देखिए, अगर हमने सिर्फ अरिथमेटिक की बात ऑलरेडी वी हैव टेकन अ जॉइंट कॉल। कांग्रेस भी यही चाहती थी, आम आदमी पार्टी भी यही चाहती थी, हमारे वर्कर्स मतलब यही चाहते थे। किसी भी कीमत पर फायदा ना हो पाए बीजेपी या हमने अपने कार्यकर्ताओं की विशेष को ऑनर किया है। ठीक है बुल्लर साहब, जो ये आंकड़ा आया है अभी वोट प्रतिशत का, आपकी वोट प्रतिशत 10% का गोता खाती दिख रही है। इतना कम वोट प्रतिशत शिरोमणि अकाली दल ने कभी देखा नहीं है। क्या कहानी कह रही है ये? सुधीर, पिछले दिनों से जो एक यात्रा हमारे जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, उन्होंने जो पंजाब में शुरू की है, उसके बाद में जिस हिसाब से लोगों का आपस में मिलना शुरू हुआ है, ढींडसा साहब का वापस आना, बीबी जगीर कौर का वापस आना, बाकी जो निचले तौर पे कई वर्कर जो चले गए थे उधर, वो वापस आ रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं ये उससे ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें। और दूसरी बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे, एक बाई इलेक्शन हुई थी अभी जलंधर में और उसके अंदर भी इन्होंने अडॉप्ट तो जो किया था कैंडिडेट वो कांग्रेस से किया, और अभी एक फतेहगढ़ साहब से भी इन्होंने कांग्रेस से अडॉप्ट किया। इनके पास तो इलेक्शन लड़ाने के लिए नेता ही नहीं है। ये बात तो फिर बीजेपी पर भी लागू होगी। बीजेपी ने तो सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि जिसको आना है आ जाओ जी, हमारे रथ पर सवार हो जाओ। एक अकेला सब पर भारी की बात थी, अब सबको साथ लेकर चल रही है बीजेपी। देखिए सुधीर जी, बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाल ये है, दिल्ली में हनीमून चलाते हैं और जब पंजाब में आते हैं तलाक चलाते हैं ये लोग। तो आपका भी तो एक तलाक हुआ था, समझ लगता है ना। आपका भी एक तलाक हुआ था 3 साल पहले, 3.5 साल पहले। अब फिर से गठबंधन हो जाएगा। ये आंकड़े क्या इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? हो गया था, बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं कि नहीं? अब तो चुनाव सर पर हैं। देखिए, ऐसा है कि जो आने वाला आगे समीकरण जैसे बन रहे हैं उसके अंदर अगर कोई ऐसी माहौल बनता है जिसके अंदर हमें उन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है जो आज, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है, जो हमेशा पंजाब विरोधी बन के रहे हैं, और आम आदमी पार्टी जिस तरह पंजाब का पैसा पानी की तरह उड़ा रही है, और अगर खड़ा होना पड़ता है तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो किसान आंदोलन का पुट, वो तो किसान कानूनों के चलते ही कि जी पहले अध्यादेश ले आए, हमसे पूछा ही नहीं, फिर कानून बना दिया। कानून बनने से पहले ही आप एनडीए गठबंधन छोड़ चुके थे। किसान आंदोलन तो जस का तस है, एमएसपी अभी भी कानूनी जामा नहीं पहनाया। नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले जो कानून लागू हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। जो 3 कानून आए थे, जो काले कानून कहते हैं हम, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल साहब ने लागू किए, और भगवंत मान साहब ने 23 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का वादा किया था। तो उन दोनों चीज़ों से ये लोग भागे, हम तो भागे ही नहीं कहीं पे भी।
तो हम तो कितना आज भी जल्द किसानों होने के वाला साथ है हैं, आपके किसानों की गठबंधन का आवाज बन ऐलान? के खड़े हैं हम लोग। आपके लेकिन गठबंधन किसानों का की ऐलान बात समझ कितना लग जल्द गई होने है। वाला है? ऐसा है, देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कुछ होगा उसके अंदर किसानों के मामलों को जो है, मसला जो है उसको सुलझाने की बात की जाएगी। जो बंदी सिंहों की बात है वो भी रखी जाएगी और उनके ऊपर एक जो महत्वपूर्ण एक फैसला होगा उसमें इन दोनों को रख करके हम लोग फैसला करेंगे। चलिए, अभी अब वो फैसले के लिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अब आपको जो सीटों का आंकड़ा है वो आपके सामने पेश कर देता हूं। 8 सीटें कांग्रेस की थी, 2 बीजेपी, 2 शिरोमणि अकाली दल और 1 आम आदमी पार्टी की। और इस बार का एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का आकलन क्या है? पहले नंबर की पार्टी, प्रियंका गौर कीजिएगा, आम आदमी पार्टी 6 सीटें, जबकि वोट प्रतिशत 3% कम है कांग्रेस से। कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी की 1 और शिरोमणि अकाली दल की भी 1 सीट आती दिख रही है। अदिति, कैसे देखती हैं आप इसको? माइक ले लीजिएगा प्लीज। ये जो आंकड़े हैं ये उस संदर्भ में हैं जबकि अलायंस अभी तक नहीं हुआ है। नेचुरली आपका ओपिनियन पोल है और अगर यही स्थिति रहती है तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा जो आप दिखा रहे हैं इसके बहुत नज़दीक होने वाला है। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक यही है कि अकाली और बीजेपी ये पार्टी सबसे पहले तो पिछले असेंबली इलेक्शंस में पहली बार अकेले लड़ी पूरी अपनी हिस्ट्री में। 1997 से उनका गठबंधन चला आ रहा था और इतना स्ट्रॉन्ग गठबंधन था कि 1997 में तो 93 सीट्स पाई थी इन्होंने जब इन्होंने पहली बार गठबंधन किया था स्टेट इलेक्शंस के लिए, और उससे 1 सीट कम आम आदमी पार्टी ने पाई, जो लास्ट हिस्टोरिक मैंडेट जिसको हम कहते हैं। तो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कभी अकेले रह के किया ही नहीं, और जब करके देखा तो इनका हश्र क्या हुआ आपने अभी बताया कि बीजेपी की 2 सीटें रह गई असेंबली में और अकाली दल की 3 सीटें रह गई असेंबली में, कुछ भी नहीं बचा। तो दोनों पार्टी समझती हैं कि अगर अकेले लड़ेंगी, बीजेपी शिरोमणि अकाली दल साथ आ जाते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा या ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, अगर बीजेपी और अकाली दल साथ लड़ते हैं तो राजनीतिक समीकरण पंजाब का बहुत कितना बदल सकता है? काफ़ी बदल सकता है, क्योंकि वो उसकी वजह ये है कि एक अर्बन सेगमेंट में बीजेपी का होल्ड और रूरल सेगमेंट में अकाली दल का होल्ड मिलके एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना देते हैं। पर जो विनोद ने भी इशारा किया, प्रियंका खुद मान रही हैं, जो ये केमिस्ट्री, गणित अपनी जगह है भाई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ये गठबंधन नहीं चाहते थे, और यहाँ पर क्या शिरोमणि अकाली दल का आदमी बड़े आसानी से, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, बीजेपी से हाथ मिला लेगा उस वक्त जबकि किसान आंदोलन फिर से परवान चढ़ रहा है और जट सिखों का पुट इसमें ज्यादा है, और जट सिख पार्टी है एसेंशियली शिरोमणि अकाली दल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन का जो परचम पिछली बार था, जिसका पूरा का पूरा बेनिफिट आम आदमी पार्टी को गया असेंबली इलेक्शंस में, हमने देखा कि 2021 में किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, उसके बाद 2022 का वर्डिक्ट क्या आया हम सब ने देखा। पूरा जो इमोशनल एलिमेंट था जो निकल के आया, सिख आइडेंटिटी, फार्मर इशू, उसका सारा जो बेनिफिट है आम आदमी पार्टी ले गई। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के फेवर में कोई बहुत बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट नहीं है। यहाँ पर तो 42 से 27% वोट बैंक गिरा भी है। लेकिन दिबांग, अब देखिए ये आंकड़ा 201 सीटों का आकलन हमने कर लिया, 116 एनडीए, 83 इंडिया, और पंजाब पर अगर आते हैं, पंजाब में आप क्या देख रहे हैं? ये रणनीति काम करती दिख रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कि पंजाब में अलग लड़ेंगे और दिल्ली में साथ साथ लड़ेंगे। देखिए, जैसे कि ये साफ है और कई लोग बोल भी चुके हैं कि वहाँ जो वर्कर है वो नहीं चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी का वोट में उछाल है वो और ऊपर उछलेगा, और ये उनकी स्ट्रेटजी इस बार सही लग रही है कि वो इस बार केजरीवाल को नहीं आगे कर रहे हैं। वहाँ पर वो पंजाब में जब केजरीवाल को आगे करते हैं तो विपक्षी भी बोलते हैं, वहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको भी ये लगता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग। तो इस बार पूरा जो रणनीति है वो मुख्यमंत्री मान के इर्द गिर्द ही बुनी गई है, वही उसका चेहरा रहेंगे। अगर आप उस तरीके से देखें तो किसी और पार्टी के पास इतना बड़ा चेहरा दिखाई नहीं देता। अकालियों के पास ज़रूर है, लेकिन अकालियों की हालत इतनी ख़राब है और वोट प्रतिशत भी नीचे जा रहा है, तो उनके लिए गुंजाइश बहुत कम बचती है, जगह बहुत कम बचती है। उसमें जब भी हम देखते हैं कि बड़ा उछाल इस तरह से वोटों का होता है तो कहीं और ऊपर जाके ही
रुकेगा जब तक ये चुनाव होंगे। झाड़ू जब चलती है तो अंदाजा नहीं लगता है कि कहां तक चलेगी। अभी मैं आपको चंडीगढ़ लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी असीम बस्सी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। असीम, आंकड़े आ गए हैं, ओपिनियन पोल है, ये आखिरी नतीजे तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़कर इंडिया गठबंधन 13 में से 11 सीटें लाता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को भी नुकसान और शिरोमणि अकाली दल को भी नुकसान। लोग क्या कह रहे हैं इस पर? जी मैं आपको पहले बता दूं, मैं मोहाली में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कितने लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर मोहाली में। जी हाँ, और यहाँ पर हम पहले आम आदमी पार्टी के लोगों से बात करेंगे। सर, यहाँ पे भगवंत मान बात करते हैं कि पंजाब बनेगा हीरो। इस बार पंजाब में 13-0, लेकिन जो ओपिनियन पोल आया, सर्वे आया, उसमें 6 सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी। देखो अज तक का जो इतिहास, अब तक का जो इतिहास रहा है, आम आदमी पार्टी ओपिनियन पोल में नहीं आती, सरकार में आती है। सो हमें अपने काम पर किया हुआ, जो भी हमारे मान साहब ने काम किया, उस पर हमें पूरा गर्व है, पूरा विश्वास है और हमें 100% लोगों से जो राय मिल रही है वो ये मिल रही है कि हम 13-0 से पंजाब में जीत रहे हैं। मैं कांग्रेस का रिएक्शन भी लेता हूँ। अर्श जी, कांग्रेस से आप 5 सीटें मिल रही हैं आपको। पिछली बार 8 आई थी 2019 में, इस बार 5 आ रही हैं जो एबीपी की सर्वे है। देखिए, ओपिनियन पोल में हम आए ना आए, लोगों के दिल में और सरकार में जरूर आएंगे। दूसरी बात यह है, ना तो सनी देओल जी यहाँ पे दिखाई दिए 5 साल के लिए, ना उनका नलका दिखाई दिया 5 साल के लिए, अब ना भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी यहाँ पे अगले 5 साल के लिए। नफरत की दुकान को पंजाब के लोगों ने पक्के तौर पे ताला लगा दिया और ये शटर जो है नफरत की दुकान का जल्दी खोलने नहीं देंगे। और बजट भी खाली, टेन्योर भी खाली और इनका सीटें वाला झोला भी खाली होगा। दिल्ली में तो अलायंस है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और तभी सीटें बढ़ गई आप लोग। ये तो ऊपर वाली पार्टी देखेंगे कि हमारे जो हाई कमांड है वो देखेंगे कि जो अभी लड़ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी अपने दम पे लड़ रही है। 13 की 13 सीटें हमारी सीट। ये बार बार बोल रहे हैं 13 सीटें हमारे आएंगी, कांग्रेस को नहीं, इतनी 0 सीट मिलेगी यहाँ। ये हम भी बोल सकते हैं कि 13 की 13 सीटें कांग्रेस की ही आएंगी। इनकी सरकार तो देख ही लिया आपने, 2 साल हो गए क्या हो रहा है, लोगों ने नकार दिया इनको, ठीक है ना। अगली सरकार कांग्रेस की है। ये अपना गढ़ हार गए, संगरूर हार गए, ये बात कर रहे हैं 13-0। मैं बताता हूँ, जब मान साहब कहते हैं ना 13-0, उनका कहने का भाव समझिए, वो कह रहे हैं 0 आम आदमी पार्टी, 13 कांग्रेस पार्टी। फाइनल बीजेपी के लोग भी हैं यहाँ पर। आप लोगों की 1 सीट आ रही है, अकाली दल की भी 1 आ रही है, पुराने साथी चाहे अलायंस हो रहा है, लेकिन काफी पीछे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पूछ लो, क्या ये अलग अलग लड़ भी रहे हैं पंजाब में? 1 किलोमीटर आगे जाके दोनों इकट्ठे हैं, दिल्ली में दोनों इकट्ठे हैं। जब पंजाब में आके बोलते हैं हम अलग अलग है, कहाँ से ये अलग अलग है? और आप बोलते हो हम हार रहे हैं। पंजाब पहली बार पिछले सर्वे में हमें 12% वोट दे रहे थे, अब आपने बढ़ा के 18% वोट कर दिया। हमारा वोटर बोलता नहीं है, हमारा वोटर जाके ईवीएम पे जाके बटन दबाता है। आप देखना जब रिजल्ट आएगा, पंजाब में हम 6 से लेकर 7 सीटें बीजेपी जीत के जा रही है। तो देख लें, आप कहें चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है दिल्ली में और जगह पे, यहाँ पे आमने सामने हैं और एक दूसरे को हराने की बात कर रहे हैं। पर बड़े दिलचस्प बयान दिए कुछ लोगों ने। असीम, आपके सामने अब एक प्रवक्ता हैं बेसिकली कांग्रेस पार्टी के, वो सनी देओल के बारे में कह रहे हैं कि उनका नलका नहीं दिखा। वो अब नलका दिखने लगेगा ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आरएलडी अब साथ में आ गई है बीजेपी के, तो नलका शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में इंपोर्ट कर लिया। और बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि बीजेपी का वोटर साइलेंट होता है। साइलेंट होता भी है बीजेपी का वोटर, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। पंजाब में 13 में से 5 ही हैं, वोट प्रतिशत में तो आगे, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट ही माने कि भाई 6 उनकी आ जाए, 5 हमारी, पूरा साफ कर लें मैदान। संतुष्ट हैं इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको फ्रेंडली फाइट कहा जाएगा। देखिए, इसके अंदर हमारे जो कार्यकर्ता है, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, उन्होंने हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको सही उन्होंने बताया है कि हमें एक साथ नहीं जाना है। ये पब्लिक की, जो जमीन लेवल की पब्लिक जो है, उसके सेंटिमेंट की बात है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने परसेंटेज हमारी बताई है कि 30% कांग्रेस पार्टी का है, ये प्रतिशत भी बढ़ सकता है और सीटें भी बढ़ सकती है। हम अपनी 8 सीटें जो है वो तो 101% हम रिटेन करने वाले हैं, ये पक्की बात है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ हो जाए तो क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि अकाली दल ये वाली गलती करने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले अगर वो बीजेपी के साथ थे इसीलिए वो 17% पर आ गए हैं। अगर वो फिर जाएंगे बीजेपी के साथ में तो ये 17 से भी कम होकर के 10% से नीचे आ जाएंगे। तो अकाली दल को बीजेपी के साथ थे इसलिए नुकसान हुआ,
इसलिए अकाली दल अभी कभी भी बीजेपी के साथ जाने का रिस्क लेगा नहीं। उन्हें पता है कि किसान जो उनका वोटर था वो उनसे टूट करके चला गया है। तो ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी कभी करेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी 8 की 8 सीटें रिटेन करने का प्रयास करेगी। अगला सवाल आपने पहले प्रीएम्प्ट कर दिया है। आप 5 पर आ रहे हैं, आपको दरअसल 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। 8 से 5 पे आना ये तो आपके लिए नुकसान की बात है चरण सिंह साहब। नहीं, ये तो आपके आंकड़े बता रहे हैं ना, मैं आपके आंकड़ों की रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं ये खारिज नहीं कर रहा हूं उनको। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं ना कि कांग्रेस पार्टी का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जो है या हमारे वहां के नेता जो हैं वो सही मुद्दे ले रहे हैं, पंजाब की जनता के मुद्दे ले रहे हैं, वो केंद्र के मुद्दे तो ले ही रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोकल मुद्दे जो हैं जहां पर आम आदमी पार्टी विफल रही है, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं, उन मुद्दों को लेकर के उतर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम 8 तो रिटेन करेंगे, लेकिन 8 से आगे भी जाने का प्रयास करेंगे। पर आपने सही कहा कि फ्रेंडली फाइट तो है नहीं। फ्रेंडली फाइट कैसे नहीं है, उसकी एक बानगी नवजोत सिंह सिद्धू का आज बयान आया। हालांकि बताया जा रहा है निजी कारण है, उनकी धर्मपत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है, पर बड़े चेहरे का चुनाव में उतरने से इनकार करना। सुनील जाखड़ आपके बड़े चेहरा थे, अब वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नहीं है। बड़े चेहरों की कमी खल रही है पंजाब में कांग्रेस को। नहीं, जरा भी नहीं खल रही। देखिए, अगर बड़े चेहरों की कमी खल रही होती तो जो आंकड़े आप बता रहे हैं 5 सीटें या जो आप 30% वोट दिखा रहे हैं, ये कोई बहुत बुरा 30% वोट कोई बहुत बुरा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां तक सिद्धू जी का सवाल है, उनकी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो शायद इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे। और बड़े चेहरे की बात जहां तक आप करते हैं, चेहरे तो सारे चेहरे छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। प्रताप बाजवा क्या ये बड़ा चेहरा नहीं है? ठीक है, वो आपका फेयर पॉइंट है, चेहरे धीरे धीरे बड़े भी होते हैं। लेकिन विजय त्रिवेदी, हमने इंडिया की बात की, एनडीए के लिए ये क्या तस्वीर है? ये थोड़ा चिंता का सबब है। और गठबंधन की दरकार क्या और बढ़ती दिखाई देगी कि भाई शिरोमणि अकाली दल को भी लाना होगा? बिल्कुल लग रहा है। मुझे लगता है पंजाब का चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव है। यदि लोकसभा के चुनाव में देखें तो आम आदमी पार्टी कितना बेहतर परफॉर्म करती है वो एक है, और दूसरा अकाली दल और बीजेपी के लिए सर्वाइवल का चुनाव है। तो जरूरी कहा जाता है कि मरता क्या ना करता, तो मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं, ज़्यादा ये है कि ज़रूरत बढ़ गई है कि वो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी साथ आ जाए। उससे रूरल और अर्बन का भी होगा और हिंदू और सिख का भी, नॉन सिख और सिख का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, सिख का भी, और उसमें खासकर जट सिख का भी खास तौर से बनता है। लेकिन मैं एक, आपने शुरुआत में जब बात की थी बीजेपी की सेकंड लिस्ट आई, उस पर एक छोटी सी बात करना है। वैसे कांग्रेस की बात आपने की तो सिद्धू साहब नहीं है, परनीत कौर ने भी अभी कल वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, तो वो भी एक बड़ा चेहरा थी वहाँ पर। जो बीजेपी की लिस्ट आई उसमें अब एक महत्वपूर्ण बात है कि एक तो राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स थे, राज्यसभा के जो सांसद थे, चाहे वो अनिल बलूनी साहब हों या पीयूष गोयल हैं, उन सबको वहाँ पर उतारा। दूसरा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को देखिए, शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं, और ये मनोहर लाल खट्टर आज करनाल से उनको दिया गया टिकट। दूसरी तरफ कांग्रेस में बसवराज बोम्मई है, दूसरी तरफ कांग्रेस में अशोक गहलोत मना कर देते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हार गए, वहां पर कोई जगह नहीं है। कमलनाथ मना कर देते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू मना कर देते हैं। कांग्रेस में शायद मना कर पाते हैं, बीजेपी में मना करने की नहीं। इसका मतलब है कि बीजेपी हर एक के लिए जिम्मेदारी तय करती है, और हाथ मना कर रहे हैं तो उससे आपको इलेक्शन स्ट्रेटेजी की बात है ना कि सारे बड़े चेहरे हैं। त्रिवेंद्र रावत वहां पर नहीं, वो जो भी है, लेकिन जो जिम्मेदारी, अगर भट्टा बैठाने की स्थिति कहीं बनती दिखी थी बीजेपी की, त्रिवेंद्र रावत ठीक है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी जा रही है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और सारे बड़े, और अभी मुझे लगता है निर्मला सीतारमण जी और जयशंकर को भी आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में उतार सकती है पार्टी। ठीक है, अब थोड़ा सा, हाँ प्लीज, पंजाब पर कहना चाहता हूं कि देखिए, अकाली दल और भाजपा का गठबंधन उस तरह का होगा कि एक आदमी जिसको तैरना नहीं आता वो गले में पत्थर डाल के पानी में कूद जाए। बीजेपी की स्थिति वही, बिल्कुल इसलिए कह रहे हैं कि अकाली दल की जो स्थिति है इतनी खराब हो चुकी है, वो किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गठबंधन के लिए लायबिलिटी है। हाँ। तो उनके साथ जाने से बीजेपी को अगर भविष्य देखना है तो अकाली दल से दूर जाना चाहिए। हाँ। इस चुनाव में बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला। नहीं, भविष्य वो देख नहीं पा रहे। एक कद्दावर सिख नेता बीजेपी नहीं खड़ा कर पाई अपने पिछले 44 साल के अस्तित्व में। 44 साल से पिछलग्गू थी अकाली दल की, जहां सिख नेता थे, सबसे कद्दावर सिख नेता था।
तो उसके पैरेलल कहाँ से खड़ा करते हैं? तो अगर अकेले चलना ये भी एक समस्या है ना, पंजाब हो या बिहार में भी ये समस्या है। कई राज्यों में बिहार दोनों जगह ये समस्या है। और दूसरा, पंजाब के बारे में मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज उसका भले ही बढ़ रहा हो इतना, आम आदमी पार्टी को लोग नेशनल रोल में देखते नहीं। दिल्ली में आप देखिए 70 में 63 सीटें जीत गए, 67 सीटें जीत गए, और फिर एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीते। पूरे देश में से 543 में से एक लोकसभा सीट है। पर अलग अलग लड़ना क्या काम कर रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के? निश्चित रूप से काम करेगा। जहाँ तक मुझे आशंका है, इंफॉर्मेशन नहीं है, कि अगर भारतीय जनता को वो दोनों पार्टी से लड़ सकता है। तरनजीत संधू जो हमारा एम्बेसडर था, तेजा सिंह समुद्री का ग्रैंडसन है वो, और भारत का एम्बेसडर था अमेरिका में, और वो ऑलरेडी सक्रिय है। कह रहे हैं कि बीजेपी से लड़ेगा, तय हो गया। भाई वो उनको ज्यादा नॉलेज है। मैं तो कह रहा हूँ अकाली दल, तेजा सिंह समुद्री का ग्रैंडसन है, इसलिए अकाली दल के साथ भी लड़ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह हर किसी को लड़वा देगी, नहीं लड़ेगा तो कुछ और छोड़ देगी पीछे, वो हम बहस में ना पड़े। देखो चॉइस उसके पास है, अगर उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस दोगे तो ये और पॉइंट है। पर और उसके सुखबीर से रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है, पर अब इलाकाई थोड़ी समीक्षा करनी भी जरूरी हो जाती है। जो मांझा का इलाका, रावी और ब्यास के बीच का, वहां पर 3 सीटें, 2 कांग्रेस ने जीती, 1 बीजेपी ने जीती। गुरदासपुर क्या डाउटफुल सीट हो जाएगी? या दोआबा की बात करें जहां आरक्षित सीटें हैं, और मालवा। इलाकाई विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है क्या संजय पंजाब का? नहीं, ज़रूरी तो हो जाता है। पंजाब का क्यों, अलग अलग राज्यों में भी जो विश्लेषण है वो इलाकाई विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन जो अभी हमने आंकड़े दिखाए हैं, इसके आधार पे तो अलग अलग 3 जो क्षेत्र हैं पंजाब के, उसका विश्लेषण कर पाना मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि कह नहीं सकते ना किस इलाके में कितनी वोटें किसको आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, हम जानते हैं कि पार्टियों का जनाधार, चाहे हम अकाली की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का जनाधार तो मोर और लेस सारे इलाकों में है, कांग्रेस का भी। लेकिन अगर बीजेपी और हम अकालियों की बात करें तो उनका जनाधार तीनों इलाकों में बराबर नहीं होगा। इसी वजह से इतने कम वोट पर भी वो एक सीटें निकाल पा रहे हैं। कह रहे थे कि लायबिलिटी हो जाएगी, जो साथ लेगा शिरोमणि अकाली दल को वो ऐसा कि जिसे तैरना नहीं आता, पत्थर भी बांध लिया अपने गले में। हाँ, वो आप कई तरह के उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अगर आप विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखें तो बहुत साफ है, वहाँ हमारे पास हकीकत सामने है कि उनकी विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही थी, और कोई ऐसे संकेत नहीं है कि विधानसभा चुनाव से आज तक उनकी इमेज में या पार्टी के स्टेचर में कोई फर्क आया है। तो बिल्कुल मैं प्रदीप जी की बात से इलाकाई विश्लेषण कैसे करेंगी अदिति, आप इतना वाकिफ हैं पंजाब से? नहीं, देखिए मालवा ही जी, मालवा उसको कौन कॉन्कर करता है? बिल्कुल, मालवा हमेशा की रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी, ये जो लाइबिलिटी के पॉइंट पे स्पेशली, पंजाब की राजनीति को इतने सिंपलिस्टिक टर्म्स में समझा नहीं जा सकता। फॉर इंस्टेंस 1997 में जैसा मैंने कहा कि हिस्टोरिकली जीती अकाली दल और भाजपा का कोएलिशन, उसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में स्वीप कर गए, सारी सीटें जीत गए, और 99 में क्या हुआ, सुखबीर बादल अपनी सीट भी हार गए और कांग्रेस सारी सीटें जीत गई। उसके बाद आप आ जाइए 2014 में, 2014 का चुनाव सडनली आम आदमी पार्टी की सरफेस 4 सीटें जीत गए, मतलब महारथी बाहर गए सारे कांग्रेस के। उसके बाद आप आ जाइए 2019 में फिर से नीचे। मैं एक और परिप्रेक्ष्य में आम दर्शक के समझाने के लिए कहूँ, आउटलायर स्टेट, देश भर में कोई लहर चल भी रही हो, पंजाब उससे बेखबर हो जाता है। पंजाब अपना रास्ता अनइन्फ्लुएंस्ड होता है, अनइन्फ्लुएंस्ड, एब्सोल्युटली अपने दिमाग से चलता है। और अकाली दल पे मैं स्पेशली एक कमेंट करना चाहूँगी, द ओनली पंथिक पार्टी इन पंजाब कैन नेवर बी अ लाइबिलिटी और कैन नेवर बी इररेलेवेंट। ठीक है, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं प्रदीप जी की बात पे एक टिप्पणी करूंगा। प्रदीप जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई राष्ट्रीय परिदृश्य उनका नहीं बनता है, उनका दिल्ली में इतनी सीटें जीतने के बावजूद। उनकी बात सही है, ये मौका है, ये चुनाव जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका है जब वो लोकसभा चुनाव की राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर सकती है और मजबूती के साथ कुछ करके दिखा, क्योंकि राज्यसभा में तो 10 हो गए, राज्यसभा में उनके 10 हो गए। अगर वो पंजाब में अच्छा चुनाव जीत सकते हैं, अब वो कितनी उनकी सीटें आएंगी वो अलग बात है, ये तो
पहला सर्वेक्षण है एबीपी और एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण, अगर वो अच्छा कर सकते हैं, और दिल्ली में उन्होंने बुद्धिमानी काम किया है कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके, इससे भाजपा को थोड़ी टक्कर दे पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितना जीतेंगे, लेकिन भाजपा को टक्कर दे पाएंगे। तो यहाँ पे उनका नतीजा अगर अच्छा निकलता है तो वो जो कमी है उसकी भरपाई की शुरुआत हो सकती है। एक चीज़ जोड़ूंगी, पंजाब बहुत इमोशनल स्टेट है, बहुत भावनात्मक वोट कास्ट करता है। 2014 में जो आम आदमी तो भावनाओं को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले उड़ते हैं, पंजाब में क्यों नहीं हो पाता? पंजाब क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सवाल है, सिख आइडेंटिटी, द ओनली स्टेट वेयर देयर इज अ सिख मेजॉरिटी, तो वहाँ पर आइडियोलॉजिकल द्वंद्व रहता है बीजेपी और सिख आइडेंटिटी में, वो एक अलग डिबेट है। अपने आप को हिंदू नहीं मानते और आरएसएस के लोग कहते हैं नहीं भाई सिख तो हिंदू हैं। मतलब आइडेंटिटी का द्वंद्व तो रहता ही है, वो तो हिस्टोरिकल है। एक चीज़ जो जोड़ रही थी मैं कि 2014 में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा हंगर स्ट्राइक चला था पंजाब में। गुरबख्श सिंह खालसा के एक एक्टिविस्ट थे, सिख एक्टिविस्ट जो अब नहीं है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, जिन्होंने सबसे पहले बंदी सिख्स का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो 2 डेकेड से ज़्यादा मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में बंद हैं जेलों में, जो आज मुद्दा बना हुआ है, अकाली दल और भाजपा की अलायंस क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अकाली दल ये चाह रहा है कि बंदी सिख्स के इश्यूज़ पे कुछ रियायत दी जाए। तो गुरबख्श सिंह खालसा तो के वहाँ अलग एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है, पंथिक पॉलिटिक्स भी है। अभी अभय कह रहे थे ये लिटमस टेस्ट भी है, अगर आपको राष्ट्रीय राजनीति में सही मायने में दखल देना है तो कितने लोकसभा सांसद जिता पाते हैं, और पंजाब टेस्ट केस होने वाला है। छोटे से कमेंट चाहूंगा। संदीप जी, ये तो देखिए हम नेशनल पार्टी अभी अभी बने हैं और आप कोई भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो निश्चित तौर पर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली नेशनल पार्टी इन द वर्ल्ड होंगे, बिकॉज हमारी नीतियां, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां ऐसी, आपको जितना हंसना हंस लीजिए, बीजेपी से कंपेयर कर लीजिए, ये बात सच नहीं, बीजेपी से कंपेयर करना चाहूंगा। बीजेपी को नैरेटिव बनाने में, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, नैरेटिव गढ़ने में, ताल ठोकने में सही मायने में बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो आम पार्टी है, अरविंद केजरीवाल। ये बात इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, अकाली दल से आप वो इतना भड़क रहे थे हम पे, उससे दिखता है कि हम कितनी सीटें लाने वाले, पर उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो किसानों के साथ है या भाजपा के? अभी उस पर आते हैं। मैं इसी पर आ रहा था कि देखिए जिस बात की चर्चा नहीं हुई, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका बहुत असर दिखाई होने वाला है, और जिस तरह से चुनाव हैं तो मुझे लगता है कि आगे भी चलेगा। और ये भी कहा जा रहा है, मतलब हम देख रहे हैं लगातार रिपोर्ट्स में कि पंजाब सरकार, पंजाब में किसानों की पंजाब पुलिस बड़ी मदद करती दिखाई दे रही है, हरियाणा वाले उनको मार रहे हैं, है ना। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जिसका बड़ा असर दिखाई और देगा। इसीलिए अभी भी संभल कर वो बीजेपी शिरोमणि अकाली दल में गठबंधन होगा या नहीं, उस पर विचार लगातार चल रहा है। और जो तस्वीर अभी आपके सामने आ रही है, 201 सीटों का हमने आकलन किया है, ये नतीजे नहीं है, ये मौजूदा परिस्थिति जो है, और अभी तो चुनावों की घोषणा नहीं हुई, बहुत कुछ बदल भी सकता है, पर एक हम ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 201 में से 116 एनडीए, 83 इंडिया। ताल ठोक रहा है एनडीए और बीजेपी अब की बार 400 पार। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं संजय? देखिए कई बार कई सिस्टम्स होते हैं, कहते हैं अर्ली सीट प्रोजेक्शन सिस्टम, कि अभी आधे से भी कम अनुमान आए हैं। अगर इसके हिसाब से तो चले तो 400 पार का आंकड़ा तो कहीं भी छूता हुआ बीजेपी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर अभी यूपी बचा हुआ है, अब 8 बजे हम यूपी का दिखाने वाले हैं, और 80 सीटें। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो जो आंकड़े हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि ये इससे ये देख के लग रहा है कि बीजेपी निश्चित रूप से आगे है, एनडीए निश्चित रूप से आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन उतना खराब प्रदर्शन नहीं करती हुई दिखाई पड़ रही जितना एक परसेप्शन बन रहा है। तो जो परसेप्शन बन रहा है वैसा नहीं। इज देयर अ सिल्वर लाइनिंग फॉर द ऑपोजिशन इंडिया? और हमने ये भी देखा है कि जहां एक मुकम्मल गठबंधन किया, कल हमने तमिलनाडु की बात की थी, सुपड़ा साफ कर दिया है वहां पर एनडीए का और AIADMK का। केरल में भी यूडीएफ सारी सीटें जीतती दिखाई दे रही है। जहां रणनीति मुकम्मल, वहां मजबूती दिखाई दे रही है। क्या एक सबक भी है क्या इंडिया के लिए? बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची, उम्मीदवारों की दूसरी सूची का भी ऐलान कर दिया है। पहली सूची में 195 उम्मीदवार, अब 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, और इसमें सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी का। नागपुर से फिर से वो चुनावी ताल ठोकने वाले हैं, और नितिन गडकरी का नाम दूसरी लिस्ट में आना थोड़ा सा आपको अटपटा लगा?
विजय? देखिए, नितिन गडकरी का नाम आना सरप्राइज नहीं है। हाँ, लेकिन पर दूसरी लिस्ट में आना, हालांकि बीजेपी के पास एक एक्सक्यूज हो सकता है कि महाराष्ट्र को लिस्ट को जारी नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूं जो पार्टी के 4 बड़े नेता जिनका जिक्र आज की तारीख में करें, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और नितिन गडकरी, तो वो चाहती पार्टी तो हो सकता था कि वो 4 नामों में नितिन गडकरी का नाम शामिल किया जा सकता था। लेकिन नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की लिस्ट में लाना या लिस्ट में लाना, मैं कोई सरप्राइज उसको नहीं मानता हूं। नहीं, पर पहली लिस्ट सबसे ताकतवर नेताओं में से, ताकतवर नेताओं में, और सड़कों का जाल पूरे देश में जो बिछाया है, उसका श्रेय तो काफी हद तक नितिन गडकरी को जाता है। उस श्रेय से तो उनको कोई वंचित कर नहीं सकता है। बात यह है कि पहली लिस्ट में क्यों नहीं, केवल इतनी बात। अगर महाराष्ट्र का एक भी नाम आया होता और नितिन गडकरी का पहली लिस्ट में नाम ना होता तो ये उनका ह्यूमिलिएशन होता। लेकिन महाराष्ट्र से कोई नहीं आया। ये पार्टी कांग्रेस की पार्टी की तरह से अगर इसके बारे में विश्लेषण करेंगे तो आप गलत नतीजे पे पहुंचेंगे कि वो तो बहुत वरिष्ठ हैं। राहुल गांधी का नाम, प्रियंका वाड्रा का नाम क्यों नहीं आया? राहुल गांधी का अमेठी से नाम क्यों नहीं आया? तो इस तरह के सवाल तो बहुत से उठाए जा सकते हैं, लेकिन नितिन गडकरी का नाम न आना कोई उनके खिलाफ जाता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। प्रदीप जी, तुम की बात चल रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ऐसा नहीं हुआ कि नितिन गडकरी जी या जो वरिष्ठ नेता उनके नाम पहले तय कर लिए जाते, महाराष्ट्र पहले ले लिया जाता। देखिए, नितिन गडकरी जी को लेकर तरह तरह के कयास लगते हैं। संदीप की सुई भी अगर अटकी तो नितिन गडकरी के नाम पर अटकी। आप इस तरह की संभावना, मनोहर लाल खट्टर पर नहीं अटकी जी, इस तरह की बात राजनाथ सिंह को भी लेके कही जाती है। हाँ, लेकिन तो उत्तर प्रदेश तो आ गया। हाँ, उत्तर प्रदेश का आया, इसी तरीके से तो उनका नाम आ गया। इसी सेंसिटिविटी को ध्यान अगर उत्तर प्रदेश का नाम ना आया होता तो प्रधानमंत्री का भी नाम ना आया होता अभी तक। प्रदीप जी, इसी को ध्यान में रखते हुए आप महाराष्ट्र के एक आध नाम बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि अब एनडीए का जो गठबंधन है उसने शक्ल अख्तियार कर ली है। बिहार में जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, पशुपति पारस यानी कि चाचा एनडीए से बाहर, 5 सीटें चिराग पासवान को और एक सीट जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, वो करके मुकम्मल गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अभी बीच में आप ही दिखा रहे थे कि राज्यसभा की एक सीट मिल सकती है। हाँ। पशुपति नाथ को। मैं समझता हूँ वही उनकी हैसियत है राजनीतिक तौर पे। हाँ। देखिए, ये बदकिस्मती है कि एक परिवार को तोड़कर और एक बार एक को अहमियत देना और दूसरी बार दूसरे को अहमियत देना। पहले तो जीरो कर दिया चिराग पासवान को, अब जीरो कर दिया चचा को। तो इस तरह से मैं समझता हूँ म्यूजिकल चेयर्स भारतीय जनता पार्टी को नहीं खेलनी चाहिए। यही व्यवहारिक राजनीति भी है क्या? और यही राजनीति हो रही है सामदाम दंडभेद की। इसे साधना होगा या नैतिकता भी जरूरी है? भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं, पहले भी लगाए जाते रहे हैं और भाजपा और भी ज्यादा संगीन किस्म के काम कर चुकी है। लेकिन ये जिम्मेदारी रामविलास पासवान के परिवार की भी है, और जो परिवार वाली पार्टियां होती हैं उनके साथ ये समस्या होती भी है। जैसे ही उनका मुख्य नेता या तो तिरोहित होता है, हाशिए में जाता है, या उम्र उसकी बढ़ जाती है, उसके बाद परिवार में झंझट शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो बड़ी पार्टी है जो उसका जनाधार हड़पना चाहती है वो खेल खेलती है अपना, जो यहाँ पे दिखाई पड़ा।